Hello, my dear children. Welcome to your channel Computer Science with मीना डोगरा। इस वीडियो में मैं क्लास 10th CBSE बोर्ड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के लिए CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के पार्ट 1 के साथ आपके पास आई हूँ, जिसमें मैं सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 को डिस्कस करूंगी। सेक्शन ए प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। आपका आईटी का एग्जाम जो है दिस टाइम इट विल बी ऑन 13th of March। इट्स हार्ड मतलब देयर हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर इट बचा। एंड ये विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हमारा टारगेट हम लेके जो चले हैं 50 on 50, उसकी छोटी सी हेल्प के तौर पर मेरी तरफ से ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है आपके CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। वीडियो 1 में मैंने अभी रिसेंटली जो अपलोड किया था, जिसमें मैं CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का आपको ब्लूप्रिंट समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। ना देखा हो तो आपको इस आज वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट समझना भी बहुत ज़रूरी है बेटा। वंस अगेन मैं इस बार फिर अपोलोजाइज करूँगी कि मैं इस करंट सेशन के लिए ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा वीडियोस को नहीं ला पाई। देयर वर सम हेल्थ कंस्ट्रेंट्स दैट लाइक आई हैड टू गो थ्रू एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू, बट स्टिल आने वाले साल में जो आने वाले सेशन के बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड कर पाऊँ। Hello my dear children, welcome once again to your channel Computer Science with मीना डोगरा। होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। और ये वीडियो खासतौर पर है क्लास 10th के बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड से हैं और जिनके पास IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 उनके 6 सब्जेक्ट के तौर पर है। इस वीडियो में विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है आईटी का, इट्स ऑलमोस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इट्स ऑन 13th of March 2023 और उसी में CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन पे सेक्शन ए को मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ। जो CBSE का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बेटा, उसका सेक्शन है जिसमें सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 CBSE मार्किंग स्कीम से आई विल बी टेकिंग अप द एक्सप्लेनेशन। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, और इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में यानी वीडियो 1 में मैंने आपके साथ ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। हमारा टारगेट पूरे मार्क्स ही है बेटा, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को अब शुरू करती हूँ। ठीक है, सो उसके लिए मैंने सारी PDFs ओपन करी। सबसे पहले तो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसको कि CBSE ने रिलीज़ किया था अपने पोर्टल पर। ये ब्लूप्रिंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हमारा जो है इस सैम्पल पेपर का सेक्शन ए डिस्कस होगा इस वाले वीडियो में। ओके बच्चे, तो यहाँ से मैं पेज नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी आज। ये उसकी मार्किंग स्कीम भी है बच्चे, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मार्किंग स्कीम में अगर आपने जो पिछले साल 10th से बच्चे रहे होंगे यानी 2022 के बोर्ड्स में जो अपेयर हुए होंगे, अगर उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया था अपने एंड से कि मैंने जब भी आप जो अपने सैम्पल पेपर्स बनाए थे या जो CBSE का भी सैम्पल पेपर एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने पेज नंबर्स को भी शेयर किया था स्टडी मटेरियल के, जहाँ पर से वो क्वेश्चंस को पिक किया था CBSE ने। मेरा इंटेंशन ये था कि आप लोग अपना स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो आपका पेपर होता है दैट इज़ प्योरली फ्रॉम दी स्टडी मटेरियल, है ना। तो उस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैंने अपने हर सैम्पल पेपर में जो मैंने टर्म 1 या टर्म 2 में डाले थे लास्ट ईयर, उनमें मैंने ये पेज नंबर्स भी बताए थे, आंसर्स कहाँ, क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ पर आंसर है, कैसे आपको उसको समझना है, जस्ट टू इनकरेज द हैबिट ऑफ रीडिंग योर बुक्स। तो आई एम सरप्राइज्ड कि CBSE ने भी इस बार इसी तरह से मार्किंग स्कीम में जहाँ आंसर्स दिए हैं, तो CBSE ने सोर्स मटेरियल भी बताया है कि NCERT का या CBSE का स्टडी मटेरियल है, कौन से यूनिट में है, कौन सा सोर्स मटेरियल का पेज नंबर है, सब कुछ CBSE ने अपनी मार्किंग स्कीम में दिया है। सो इट्स लाइक यू कैन कॉल इट अ स्वीट कोइंसिडेंस कि इवन CBSE हैज done the same thing this time that I did last year.
फाइन। सो पेज नंबर्स भी हम टैली कर लेंगे, एक दो जगह डिस्क्रिपेंसी है वो मैं आपको बता दूंगी। दिस इज द सैम्पल पेपर बेटा, दिस इज द मार्किंग स्कीम एंड दिस इज योर सब्जेक्ट स्किल्स मेन बुक। मेन बुक जो आपकी सब्जेक्ट स्किल्स की है वो ये है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपके 4 यूनिट्स हैं सब्जेक्ट स्किल्स की। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ना वी हैव 2 स्टडी मटेरियल। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आपके पास 128 पेजेस का ये बुक है, ठीक है ना, दिस इज एनसीईआरटी की बुक है। और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आपके पास ये नोट्स फॉर्म में है। तो ज़्यादातर आंसर सीबीएसई ने, ये वाली जो बुक है 69 पेजेस की है, इससे ज़्यादातर जो है आंसर्स पिक किए हैं सीबीएसई ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। सो आई प्रोवाइड द लिंक्स फॉर ऑल 3 PDFs of your study material in this video's description. So अब सैम्पल पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले you have to be very much aware of the number of sections and how many questions will be there in each sections and how you have to attempt them. So start करते हैं बेटा without wasting any more time. IT सब्जेक्ट कोड 402 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपके इस करंट सेशन के लिए। 2 आवर्स का पेपर होगा, मैक्सिमम वेटेज इज 50। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हर क्वेश्चन के जो जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ आपको जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है ना। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे पेपर पे अप्लाई हो रही हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ना जो आपका सेक्शन है ए है बेटा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी जो है उसमें आपके सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सेक्शन ए में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में आपके पास बचे 16 क्वेश्चंस हैं। तो 5 + 16 टोटल आपके पास 21 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, जिनमें से आपको किस तरह आंसर करना है, सेक्शन ए से 5 और सेक्शन बी से 10 क्वेश्चंस को आंसर करना है आउट ऑफ 16। तो टोटल 5 + 10 15 क्वेश्चंस होंगे जो आपको अलॉटेड टाइम ऑफ 2 आवर्स में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो 5 + 16 21 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 5 सेक्शन ए से और 10 सेक्शन बी से, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सीबीएसई हैज अगेन रिक्वेस्टेड कि, और ये बहुत आपके लिए बहुत एक सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है कि आप जो है क्वेश्चंस को उनके गिवन ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करें। ये ना हो कि कहीं सेक्शन ए कर रहे हैं फिर बीच में उसे छोड़कर सेक्शन बी शुरू कर दिया, फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन लिखा फिर दूसरा कर लिया। इससे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स को चेक करते हैं एग्जामिनर्स, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। सो जस्ट डू नॉट डू दैट, अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन इन टोटलिटी। उसको जितना भी आपको आता है उसमें से उसे राइट करेक्ट ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर के ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए। फाइन। देन सेक्शन ए से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। सेक्शन ए में इन्होंने बताया कि इट इज गोइंग टू बी ऑफ 24 मार्क्स बचे, ठीक है। 24 मार्क्स का सेक्शन ए होगा आपका, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन विल बी मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन। फाइन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और आपको इंस्ट्रक्शंस जैसे भी गिवन होंगी उसमें 5 क्वेश्चंस में क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं सेक्शन ए को ही कवर अप करने वाली हूँ। सेक्शन बी के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, हो सकता है मैं उसे 2 पार्ट्स में दूं आपको। जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा 26 मार्क्स। सो आप देख रहे हो 26 + 24 दोनों सेक्शंस मिला के 50 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन बी में 16 क्वेश्चंस हैं बेटा, उसमें से आपको 10 करने हैं, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करने हैं। और वंस अगेन कोई 2 मार्क्स के होंगे, कोई जैसे आपका 4 मार्क्स का होगा, उस हिसाब से आपको बच्चे उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़कर फॉलो करना है, ठीक है ना। तो लेट्स प्रोसीड विद सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और इसमें अब जब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है, दिस इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। टोटल आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द गिवन 6। तो 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं और सभी पार्ट्स का 1 मार्क का मार्क्स है तो 1 × 4 को टोटल 4 मार्क्स यहाँ से लेने हैं, ठीक है ना। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपको पता होगा 10 मार्क्स का है, ब्लूप्रिंट मैंने एक्सप्लेन किया था। सब्जेक्टिव पोर्शन इसमें 6 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव पोर्शन इसमें 4 मार्क्स का आएगा। सो देखते हैं इसमें। और ग्रीन स्किल्स और जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं पढ़ना। इसमें आपको जो पढ़ने थे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और आपका
ICT स्किल्स, ठीक है ना। सो देखते हैं, दो ब्लूप्रिंट वाला वीडियो ध्यान से देखना, मैं उसको अब रिपीट नहीं करूंगी। तीनों जो यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है उसमें से दो क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर। So multiple users they are working on the same computer at different times or simultaneously. तो सेम कंप्यूटर पर साथ साथ या अलग अलग टाइम पर, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है पैरेलल, डिफरेंट का मतलब अलग, ठीक। बहुत सारे यूजर्स अगर सेम कंप्यूटर पर साथ में पैरेलल या फिर अलग अलग टाइम पे काम करें तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ठीक है बच्चे। सो ऑप्शंस आपको जो गिवन है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, ठीक है। सो इसका आंसर देखते हैं से आपका मार्किंग स्कीम से क्या है। इसका आंसर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो नाम से ही पता चल रहा है ना, मल्टीपल यूजर्स। सो मल्टीपल यूजर्स, मल्टी यूजर कंप्यूटर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कि आपको एक ही कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स को जो अलाउ करता है सेम कंप्यूटर पर साइमल्टेनियसली या डिफरेंट टाइम्स पर काम करने के लिए। इसका पेज नंबर इन्होंने दिया पेज नंबर 23 बेटा। सो ये वाली जो बुक है ना आपकी, मैं इसमें यहाँ पे पेज नंबर ज़रा 69 पेजेस वाली बुक में आपको शेयर करती हूँ, पेज 23, और आप यहाँ देख लो, ये डेफिनेशन गिवन है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बच्चे गिवन है। ये सेम लाइन इन्होंने उठाई है, बस इस चीज़ का फिलअप बना दिया, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज मतलब पार्ट 2, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2। डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड, ओके बेटा। तो इसमें आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है, वो गिवन है मेडिटेशन, नेचर वॉक, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज। सो पोस्चर्स और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू आप अपने माइंड को या बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो, उनको हेल्दी बना सकते हो, कोई भी एलिमेंट से दूर जा सकते हो। ऑब्वियसली मेडिटेशन इज नॉट देयर। मेडिटेशन पे हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, वॉक भी नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं है। इसका आंसर है बेटा योगा, ओके। इसका जो आंसर है आप यहाँ मार्किंग स्कीम से देखो, द आंसर इज योगा एंड दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 18। मैं यहाँ पे आपको ले चलती हूँ पेज नंबर 18 पर, और देखो आप इस जगह होगा, ये here it is, right? Series of postures and breathing exercises practice to achieve control of body and mind, right? So ये भी आपकी बुक से ही है, और 69 पेजेस वाली बुक से ज़्यादा पिक किया है CBSE ने। पार्ट नंबर 3 फ्रॉम दी, सो उसका आंसर मार्क कर देते हैं योगा जल्दी से। फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फाइन। सो इसका आंसर पहले इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्वालिटी पूछिए, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं, क्या गलत है, एक एंटरप्रेन्योर की कौन सी क्वालिटी नहीं है इनमें से जो मेंशन्ड है। सो उन्होंने पहले ऑप्शन दिया, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडैप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। सो ये तो सबसे बड़ी खासियत होती है एक एंटरप्रेन्योर की कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, शुरू से ही होते हैं, मतलब फ्रॉम स्क्रैच जब वो स्टार्ट करते हैं अर्ली स्टेज से उनके अंदर हार्ड वर्किंग नेचर के वो होते हैं। Entrepreneurs should not think optimistically about the future of the business. Now this is not a quality, fine, क्योंकि वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होना, है ना। तो वो अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेके बहुत आशावादी होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो ये पार्ट क्या कह रहा है, दे शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना, ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है। आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज और हर डिसीजंस टू अर्ली इन केस इफ सक्सेस इज डिलेड। ये बिल्कुल क्वालिटी है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा परसिवेरेंस होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। अगर सक्सेस मिलने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो वो जल्दी से अपना ये डिसीजन नहीं लेंगे कि हम काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड, हु वर्क फॉर इट, है ना। कभी कभी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, बट पेशेंस के साथ काम करना और डेविएट नहीं होना अपने डिसीजन से, ठीक है ना। अपने डेविएट होने का मतलब क्या होता है, भटक नहीं जाना, है ना, उनसे मुकर नहीं जाना, डेविएट नहीं होना उनसे अपने डिसीजन से बहुत जल्दी, टू अर्ली, है ना। डिसीजन बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले लेना कि कुछ नहीं हो रहा,
सक्सेस मिलेगी पेशेंटली अपने हार्डवर्क से अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ना, ये कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। सो ये उसकी क्वालिटी है। फिर है एंटरप्रेन्योर्स लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल्स एंड रूल्स, है ना। तो ये भी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी है कि वो जो हैं अपने लिए काम कर रहे हैं ना, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, एक अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं, तो वो अपने रूल्स बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रिजीम को फॉलो करके अपनी इच्छा से अपने कायदे बनाकर अपने रूल्स बनाकर काम करते हैं, ठीक है ना। वो किसी और से के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हैं। सो दे लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल एंड विद देयर ओन रूल्स, राइट। सो इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है एंटरप्रेन्योर की? दैट्स बी। सो यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ये है पेज नंबर 38 पे बेटा, है ना। सो पेज नंबर 38 पर मैं इसको लोकेट नहीं कर पाई, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने जो इसको लोकेट किया है ना, वो पेज नंबर 38 पर नहीं किया। पेज 38 पर तो आपका ICT स्किल्स चल रहा है। जैसे मैं पेज 48 टाइप करके आपको यहाँ देती हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है आपका, देखिए, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, परसिवरेंट होते हैं। सो दिस इज नॉट पेज 38, दिस इज पेज 48, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्ट 4। To remove the files of temporary folder, we type dash in run dialog box after pressing Windows button plus R on the keyboard. Options are A #temp#, B %temp%, C $temp%, D $temp%। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। टेम्पररी फोल्डर डिलीट करने के लिए जो कमांड है दैट इज %temp%। यू हैव टू टाइप, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 40 चिल्ड्रन। पेज नंबर 40 में जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर बिल्कुल स्टडी मटेरियल से एज इट इज पिक किया गया है। विंडोज प्लस R बटन प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप टाइप कीजिए %temp% to remove files of temporary folder. So this is the answer, B part. Fine. Next question पर बढ़ते हैं। Dash is not the quality of self-confident people. ये फिर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से है, मैं भी बता देती हूँ हमने कहाँ से लिए हैं। दिस इज ICT skills. Fine. This is self management skills. ठीक बेटा। Then this one is entrepreneurial skills. This one is again ICT. So ICT से 2 कवर हो गए हैं, तो नेक्स्ट 2 एक सेल्फ मैनेजमेंट से है और अगला जो इसके बाद वाला है वो entrepreneurial से। सो इसी तरीके से 2 questions have been picked up from each of these 3 units. Fine. So यहाँ पे देखते हैं dash is not the quality of self confident people. अब ये ना कुछ generalized questions भी हैं, है ना। तो ये तो आप वैसे भी समझ के भी कर सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, अब ध्यान देना, नॉट पूछा है, डैश इज द क्वालिटी नहीं पूछा। क्या सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की क्वालिटी नहीं होती? पहली है डिपेंडेंसी, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, यही इसका आंसर है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। बी पार्ट में दिया सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, बी पार्ट में हार्ड वर्किंग होते हैं, सी पार्ट में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं, डी पार्ट में कमिटेड होते हैं, काम की जिम्मेदारी लेते हैं, अपने काम के लिए कमिटेड होते हैं और डिपेंडेंट नहीं होते, है ना। सो अगर मैं देखूं ये क्वालिटी नहीं है, तो आंसर आपका ए है। डैश इज नॉट द क्वालिटी, इसको इन्होंने बोला पेज 48 पर, आप चेक कीजिए। अगेन हम पेज 48 ओपन कर लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का और ओपन करके देखते हैं बेटा। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली आपको जनरलाइज सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से समझ के भी कर सकते हैं, ठीक। पार्ट 5 इज ओवर। देन पार्ट 6, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी? नॉट द इम्पैक्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत करना। क्या एंटरप्रेन्योरशिप का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है बेटा, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप
हमेशा एफिशिएंसी, नई नई चीज़ों को समाज के लिए सुधार के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लेके आता है। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली नाउ यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट एन एम्प्लॉय, ही बिकम्स एन एम्प्लॉयर who can create job and employment opportunities for many people. Obviously they solve the welfare, they solve the problem of the society. जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका एक ही इंटेंशन होता है कि सोसाइटी में प्रेवलेंट किस प्रॉब्लम को हम अपने एंड से सॉल्व कर सकें। डिस्करेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एनकरेज करता है सोसाइटी के वेलफेयर को, डिस्करेज नहीं करता, है ना। तो ये इसका आंसर होगा दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट ये नहीं है, डिस्करेज नहीं करता, एनकरेज करता है। और इसका पेज नंबर जल्दी से चेक कर लेते हैं बच्चे। इसका पेज नंबर है 45। लेट मी जस्ट टेक यू देयर, पेज नंबर 45 एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। देखो, स्टिमुलेट्स, क्रिएट्स जॉब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व्स द प्रॉब्लम, एनकरेजेस। क्वेश्चन में क्या है? डिस्करेजेस। फाइन। सो ये थे आपके 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 से, जिनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव से खत्म हुआ। अब जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, 5, दे आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्किल्स। फाइन। सो सब्जेक्ट स्किल्स में आपको अच्छे से पता है कि यू हैव 4 यूनिट्स, ओपन ऑफिस राइटर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, स्प्रेडशीट्स यानी कैल्क वाला, and then you have electronic spreadsheet advanced calc वाला, DBMS and your web applications and security, ये उस पर बेस्ड है। रैंडमली हर यूनिट से क्वेश्चंस को पिक किया गया है, ठीक है। जो है आपका, मैं आपको बता भी दूंगी, अगर अभी थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, जैसे राइटर से, कैल्क से, DBMS से, वेब एप्लीकेशन से। ये नहीं है कि जैसे क्वेश्चन 2 पूरा राइटर पर है या कि आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 पूरा कैल्क पर है, मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्स्ड है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक बेटा। डैश की, अब इसमें भी देखो, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस गिवन है, आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने, एनी 5, ओके। 5 में से, 6 में से एनी 5, यू विल गेट 5 मार्क्स। So the first part is dash key is used to reduce repetitive strain. Dash key is used to reduce repetitive strain. So बेटा ये जो है आपका इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन से वेब एप्लीकेशन से स्टिकी कीज, ठीक है ना। तो अब मैं इस पर आ जाती हूँ, इसका पेज नंबर आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर इज 163, ठीक। सो 163 पेज हम ओपन करते हैं यहाँ पर। दिस इज इट, दीज आर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, यूनिट 4 का सेशन 1 है। स्टिकी कीज यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, और स्टिकी कीज के लिए उन्होंने क्या मेंशन किया है? दे आर अ मीन्स टू रिड्यूस रेपिटेटिव स्ट्रेन। फाइन। सो फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए कि रेपिटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करता है। जैसे जो भी कीज आपके कॉम्बिनेशन में यूज होती है ना, जैसे Ctrl+C या Ctrl+A सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, या कंट्रोल होम से आप डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडिफायर कीज होती हैं, ये दी हुई हैं। तो इनको जब आप कंट्रोल और ए करते हो तो आपको कंट्रोल और ए को एक साथ दबाना होता है। तो जिन यूजर्स के हैंड्स में प्रॉब्लम है तो वो दो को एक साथ अगर ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो क्या होता है कि स्टिकी कीज क्या करती हैं, आपने स्टिकी कीज ऑप्शन को इनेबल किया, कंट्रोल दबाया, ठीक है ना, और वो आपका वो जो कंट्रोल किया वो जब तक एक्टिव रहेगी, आपको दोनों को साथ दबाने की जरूरत है। कंट्रोल दबाया, वो दब गई, ठीक है, वो एक्टिव है। जब आप ए दबा दोगे, सेलेक्ट सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ए करना चाह रहे हो, तो जब आप ए दबा दोगे तब वो ऑटोमेटिकली रिलीज रहेगी। जब तक आप ए नहीं दबाओगे ये प्रेस्ड रहेगी, जैसे स्टिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन होता है रिपीटेटिव स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए स्टिकी कीज का, ठीक। सो इसका आंसर है बेटा स्टिकी कीज। डैश, second part, dash means that the query uses criteria you provide to hide some data and display only the required data. इसका आंसर ना बेटा फिल्टरिंग है। DBMS से है ये क्वेश्चन, DBMS से आया है, और इसमें इन्होंने पूछा, ये आपका था वेब एप्लीकेशन से, ठीक। तो फिल्टरिंग वैसी बात है, रिपोर्ट्स तो डेटाबेस का आउटपुट होते हैं, फॉर्म्स के थ्रू आप इनपुट्स लेते हो, GUI फॉर्मेट में होते हैं, सॉर्टिंग अरेंजमेंट ऑफ डेटा को कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फिल्टर क्या होता है
ये क्वेरी लगाई आपने, क्वेरी आ गई ना, क्वेश्चन पूछा डीबीएमएस से, सारे रिकॉर्ड पूरे टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं सभी नहीं देखने आपको, उसमें से कोई स्पेसिफिक डेटा को देखना है, बाकी डेटा को हिडन रखना है। सो दिस द आंसर इज फिल्टरिंग। आपने वही डेटा फिल्टर कर लिया जो आपके काम का है, और जो डेटा आपके काम का नहीं है वो आपने नहीं शो किया। पेज नंबर 140 पर इसका आंसर है। लेट्स क्विकली मूव टू पेज 140। सेशन 4 है ये, रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, और ये रहा फिल्टरिंग। एग्जैक्टली यहीं से पिक किया है फिलअप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन 2 के नेक्स्ट पार्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर्स। तो बैंक कस्टमर्स का डेटा चाहिए बेटा, तो ये डेटा टैबुलर होगा सबसे पहली बात, क्योंकि कस्टमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, जैसे अकाउंट नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टाइप ऑफ अकाउंट हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट हो गया, एज हो गया, आधार नंबर हो गया। इस तरीके की मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप स्टोर करोगे। तो ये आपको कैसे, ऑब्वियसली बात है, डीबीएमएस का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करके आरडीबीएमएस का आप इसको स्टोर कर सकते हो। ओपन ऑफिस बेस इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। एमएस एक्सेस भी, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, ये भी एक आरडीबीएमएस है, इसमें भी आप स्टोर कर सकते हो। एमएस एक्सेल अगेन एक टैबुलर सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आप स्टोर कर सकते हो। बट राइटर ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए है। तो राइटर में आपको कोई ऐसा रो एंड कॉलमनर फॉर्मेट नहीं मिलेगा जिसमें कि आप डेटा को रिकॉर्ड्स फॉर्म में स्टोर कर सको, है ना। सो ऑब्वियसली बात है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, द ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ओपन ऑफिस राइटर। इसका पेज नंबर चेक कर लेते हैं। 108 पेज पर मार्किंग स्कीम आपकी कह रही है, 108 पेज पर। और इन्होंने ना, वैसे इन्होंने अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस में दिया, इन्होंने जैसे दिया ना, इन्होंने इधर देखो आप, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि डेटाबेस प्रोग्राम अगर आपको डिटेल्ड रिकॉर्ड्स लिखना है एक शॉप के डेटाबेस के लिए, तो उन्होंने कहा आप एक्सेस यूज कर सकते हो, बेस यूज कर सकते हो, माई सीक्वल यूज कर सकते हो, एक्सेल यूज कर सकते हो, बट आप यहाँ पर राइटर यूज नहीं करोगे। तो इस क्वेश्चन को ना हम राइटर से ज़्यादा बेटर एसोसिएट कर पाएंगे, डीबीएमएस से ना करें, क्योंकि अगर आप इसे डीबीएमएस की कैटेगरी में डालते हो तो मेरे पास इस पेपर में डीबीएमएस से 7 पार्ट्स होंगे, जो कि नहीं है, राइटर से 5 निकलेंगे। तो क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये भी सभी चारों यूनिट से 6 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज 4 यूनिट्स। तो मैं इसको अंडर द हेडिंग ऑफ राइटर डालूंगी, जिससे मेरा राइटर के भी 6 पार्ट्स आ जाएं और डीबीएमएस के भी 6 पार्ट्स आ जाएं। तो इसका आंसर है बेटा ओपन ऑफिस राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम बढ़ते हैं, सो व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट, ये कैल्क से आ गया, स्प्रेडशीट आ गई ना, इट हैज अ शीट नेम डैश विच इज मैनेज्ड यूजिंग टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। सो इसका जो आंसर है ना वो शीट 1 है। जब भी आप ओपन ऑफिस कैल्क में एक नई स्प्रेडशीट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो शीट है वो, उसका जो नेम होता है, वो शीट्स टैब्स में खुलती है, है ना, तो उसका जो नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट शीट 1 होता है। इसका आंसर देख लेते हैं कौन से पेज पर गिवन है। शीट 1 71 पेज से पिक किया गया है। इसको यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पेज नंबर 71 पर अगर आप जाते हो, ये रहा, setting up multiple sheets. How do you identify sheet? When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet named sheet 1. जब भी एक नई शीट के साथ sheet 1 के साथ खुलता है, which is managed using the tabs at the bottom of the spreadsheet as shown below. ये देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आंसर भी आपका डिस्कस हो गया, शीट 1 बेटा, कैल्क में शीट 1 होता है। अब इसके 5th पार्ट पर आते हैं। इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर स्केल्ड रीसाइजिंग ऑफ एन इमेज, ठीक है। सो स्केल्ड रीसाइजिंग ऑफ एन इमेज के लिए कि रीसाइज हो पर उसका स्केल मेंटेन्ड रहे, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कीप रेशो, ठीक है, पेज नंबर 17 पर है। राइटर क्योंकि पहला ही यूनिट है बेटा, तो इस पर मूव करते हैं और यहाँ आप देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फॉर स्केल्ड रीसाइजिंग, ठीक है ना। कीप रेशो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, कीप रेशो ऑप्शन कि स्केल्ड जो है आपका इमेज का स्केल मेंटेन करते हुए इमेज रीसाइज हो, तो आप कीप रेशो ऑप्शन को लेंगे। सो उसका आंसर है ये। 5th पार्ट भी हो गया बच्चे। फिर 6th पार्ट पे मूव करते हैं। ये था आपका राइटर से, है ना, कि जब आप इमेजेस यूज करते हो अपने राइटर डॉक्यूमेंट में। 6th पार्ट, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू डैश। अब ये ना
इन अ डेटाबेस मेंशन करना चाहिए था, ये डीबीएमएस से है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, सेम फाइल लीड्स टू व्हाट, डुप्लीकेशन, है ना, दैट इज रिडंडेंसी, दैट इज रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। इसका मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 109 पर है, डीबीएमएस चैप्टर से है बेटा ये। लेट्स मूव, और ये रहा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड टू डेटा रिडंडेंसी इन केस ऑफ, जब आप डेटाबेस में एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज को मेंटेन करते हो तो उससे जो एसोसिएटेड सिचुएशन क्रिएट होती है डेटा डुप्लीकेशन की, उसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। ठीक, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी ओवर हो गया, जिसमें आपको 6 में से 5 पार्ट्स करने थे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अगेन 6 क्वेश्चंस गिवन है, मिक्स्ड आएंगे। कैल्क, जैसे आपने भी ऊपर देखा ना, कैल्क से भी थे, राइटर से भी थे, डीबीएमएस से भी थे, वेब एप्लीकेशन से भी थे। सो एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, वन each correct answer will fetch you 1 mark and you will get total 5 marks for if you answer 5 questions correctly. So पहले पार्ट पे बढ़ते हैं। Dash is a reference point for the graphics which is created while positioning any image. This point could be the, just a minute बेटा, मैं जरा अपना पेज उठा लूँ। This point could be the page or frame where the object is either a paragraph or even a character in a word processor. Again this is writer, दिस इज फ्रॉम राइटर बेटा। सो एक रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स है। जब आप एक इमेज को पोजीशन करते हो तो रेफरेंस पॉइंट्स क्या होता है, ग्राफिक का, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट एक पेज भी हो सकता है, एक फ्रेम भी हो सकता है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ, क्योंकि राइटर है तो पैराग्राफ हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। सो जो इसका आंसर है ना बेटा वो एंकरिंग है। रेफरेंस पॉइंट एंकर होता है, एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रैपिंग नहीं होगा, अलाइनमेंट अलग चीज़ है, बुक मार्किंग अलग चीज़ है। रेफरेंस पॉइंट आप क्या लेंगे, मार्किंग स्कीम में आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंकरिंग बेटा, ठीक है। तो इसको, हाँ, इसका पेज नंबर चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 21 पर है ये। लेट मी जस्ट मेंशन द पेज नंबर ओवर हियर, 21 एंड टेक यू देयर। सो पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स जो है उसकी 4 सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। और 4 सेटिंग्स में है अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग एंड टेक्स्ट रैपिंग, जो इन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। बुक मार्किंग नहीं है इसमें। सो ये एंकरिंग दिया है इन्होंने। एंकरिंग जो है वो क्या होता है, ग्राफिक्स का रेफरेंस पॉइंट होता है, और ये पूरा चीज़ इन्होंने, एक इमेज का हमेशा एक एंकर पॉइंट होता है, ये रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करता है ग्राफिक्स का, जो कि एक पेज फ्रेम हो सकता है जहां पर वो ऑब्जेक्ट है, where the object is a paragraph or even a character. Frame where page, it could be a page, a frame जहाँ पर वो object है, it could even be a paragraph, it could even be a character. So the answer is anchoring. Okay. So next is dash, DBMS से है question, identify the property which helps to set the number of characters in text varchar type field of a table in DBMS. ठीक है ना, कितने कैरेक्टर्स एक टेक्स्ट या वैरकर टाइप के फील्ड में, डीबीएमएस की टेबल की किसी एक फील्ड में कितने कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो, मैक्सिमम लेंथ आप क्या सेट कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी कौन सी है। सो उसका आंसर है लेंथ, ठीक है ना। एंट्री रिक्वायर्ड नहीं, एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब होता है डेटा डालना ज़रूरी है। साइज नहीं होता उसका नाम, साइज और लेंथ में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। साइज नहीं होता, लेंथ होता है बेटा। डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू होती है अगर आप कोई वैल्यू नहीं डाल रहे तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसका आंसर है बच्चे लेंथ। इसका पेज नंबर चेक करते हैं जल्दी से, 133। सो लेट मी जस्ट राइट 133 ओवर हियर एंड मूव क्विकली, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये न्यूमेरिक के लिए भी है, और नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए ना, टेक्स्ट वैरकर टाइप के डेटा के लिए लेंथ, ठीक, ये प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज डिजाइंड टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। ऑडिटरी, सुनने में दिक्कत अगर है तो आप, ये भी वेब एप्लीकेशन से, एक तो अभी स्टिकी कीज आई थी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज है, रेपिटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा। सेशन नंबर 1, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स के लिए आप क्या लोगे, तो इसका आंसर है साउंड एंट्री, ठीक है ना। तो मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ, साउंड एंट्री पेज नंबर 165। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए। आई एम वेरी सॉरी कि मैं ज़्यादा कुछ इस साल नहीं कर पाई, लेकिन मैं आने वाले साल के बच्चों के लिए ज़रूर करूंगी, सेशंस डालूंगी। साउंड एंट्री बेटा
इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। ये विजुअल वार्निंग्स जनरेट करता है, जैसे कि जो सुन नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, जैसे टाइटल बार ब्लिंक हो रहा है या फ्लैशिंग बॉर्डर है। जब भी कंप्यूटर से कोई साउंड जनरेट होगा और जो यूज़र है अनफॉर्चुनेटली वो सुन नहीं पा सकते या ऊंचा सुनते हैं, ठीक है ना, पार्शली इम्पेयर्ड है ऑडिटरली या फिर फुल्ली इम्पेयर्ड हैं, तो साउंड्स को पहचान कैसे कराते हैं? विजुअल वार्निंग्स देकर। सो दिस इज यूज्ड टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। फाइन, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं बेटा। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसर। ये फॉल्स है। आप वर्ड प्रोसेसर में अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बना सकते हो। पेज नंबर देखते हैं क्या दिया है, और इसका ना टेम्पलेट्स का जो है आपका स्टाइल्स का और टेबल ऑफ कंटेंट्स ओपन ऑफिस राइटर में मेरे ये 3 सेशंस के वीडियोस अपलोडेड हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसका आंसर है फॉल्स। पेज 25 पर चलते हैं बेटा। पेज नंबर 25 पर जाके फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, अरे क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, आई एम डूइंग एट द रॉन्ग प्लेस। पेज नंबर 25, लेट्स क्विकली चेक क्या बोल रहे हैं। यू कैन हाउएवर सेट अ कस्टम टेम्पलेट टू बी द डिफॉल्ट। ठीक है ना, तो इट इज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जो डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं बना सकते जबकि हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। वी कैन क्रिएट। अगर ये क्वेश्चन होता है इट इज पॉसिबल टू क्रिएट तो आप ट्रू लिखते, क्योंकि इन्होंने पूछा है नॉट पॉसिबल टू क्रिएट, आप फॉल्स मार्क करोगे। तो दिस इज ऑल्सो डन। फिफ्थ पार्ट है कैल्क, ये था राइटर से। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा, ये कहाँ से है? कैल्क से। ठीक है बच्चे। सो reviewers and authors can add their dash to explain their changes in the cell of spreadsheet। तो जो शेयर्ड स्प्रेडशीट्स होती है, जो बहुत लोग रिव्यू करते हैं या ऑथर होता है, अगर उन्होंने मतलब स्प्रेडशीट के किसी सेल में चेंजेस करे तो जिससे सब जो भी उस स्प्रेडशीट को शेयर कर रहे हैं उनको सबको पता चल जाए कि ये चेंजेस किस वजह से किए गए, उस चेंजेस की कुछ डिस्क्रिप्शन डाल दी, एक्सप्लेनेशन डाल दी, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस चीज़ को हम बोलते हैं कमेंट्स। ठीक है ना। हाइपरलिंक नहीं होगा, हाइपरलिंक तो आपको दूसरी लोकेशन पे ले जाएगा। वर्कशीट नहीं होगा, वर्कशीट तो आपका स्प्रेडशीट के एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको वर्कशीट कहते हैं, है ना। मैक्रोज भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट्स। ठीक, देख लेते हैं जल्दी से। पेज नंबर 91 कैल्क से है बेटा ये क्वेश्चन। लेट्स चेक। ये Calc automatically adds comments to record change to any recorded change, a comment describing what was changed, है ना। तो आप जो हो कमेंट्स डाल सकते हो दूसरे यूजर्स को, जिससे पता चल जाए कि आपने जो है क्यों चेंजेस करे। ठीक है ना। अब सिक्स्थ पार्ट इस क्वेश्चन के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। इन कैल्क आर्ग्यूमेंट पॉइंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क, अगेन दिस फ्रॉम कैल्क, आर ऑलवेज बाई। बेटा आर्ग्यूमेंट्स जब भी आप मैक्रो को पास करते हो ना कैल्क से, वो हमेशा बाई वैल्यू जाते हैं। इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं बाई रेफरेंस, सेल रेफरेंस, बाई वैल्यू, बोथ ए एंड बी, शीट रेफरेंस नहीं। इसका आंसर है बाई वैल्यू। ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं कौन से पेज नंबर पर गिवन है। पेज नंबर 103। ठीक बेटा, तो 103 पेज अगर मैं ओपन करती हूँ, मैक्रोस पर मैं बहुत जल्द, है ना, आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। Arguments passed to a macro from calc are always values। ठीक है, they are always values, हमेशा values भेजा जाता है। So ये question number 6 भी हो गया। With this we have finished question number 3। Let's now move to question number 4, again having 6 parts, out of which you have to attempt any 5. Each correct answer will fetch you 1 mark and total 5 correct answers will fetch you 5 marks। बढ़ते हैं question 4 पर। Identify the website that offers offline blog service for free। So this is from web applications बेटा। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस में ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लॉग्स दोनों दिए हुए हैं। तो ब्लॉग इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, पर्सनल वेबसाइट होता है जहाँ पर यूजर्स अपने व्यूज को, अपने टैलेंट को, अपनी हॉबीज को दूसरों तक पहुँचाते हैं। सो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आपको ब्राउजर में काम करना होता है, आपको नेट रहते हुए काम करना होता है। ऑफलाइन में आप डाउनलोड कर सकते हो और आप जो हो विदाउट इंटरनेट काम कर सकते हो, लेकिन जब आपको पब्लिश करना हो सिर्फ उस टाइम आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं ब्लॉग डेस्क, क्यूमाना, वर्डप्रेस, बोथ ए एंड बी। आंसर है बेटा इसका बोथ ए एंड बी।
ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी ये दोनों ऑफलाइन एड्रेस है, ब्लॉग डेस्क भी और क्यूमाना भी, वर्डप्रेस आपका ऑनलाइन है। ठीक, सो मैं आपको इसका पेज नंबर चेक करते हैं क्या है। पेज नंबर 187 दिखा देती हूँ मैं आपको। आप देख रहे हो ना स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है। ये रहे आपके ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स और इसके ये एग्जांपल्स दिए। देखो क्यूमाना, ब्लॉग डेस्क, विंडोज लाइव राइटर, ये दो आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, दिस टू, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। अच्छा, ही वांट्स टू मेक एन इंडेक्स ऑफ द बुक। सजेस्ट हिम द ऑप्शन टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड प्रोसेसर। राइटर से दिया है, जॉन ने एक बुक लिखी है जिसमें 15 चैप्टर्स हैं और उसको उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली हेडिंग्स के अकॉर्डिंग बना लेना है। ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर यूज करें? टेबल्स नहीं होगा, कॉलम्स नहीं होगा, मेल मर्जिंग नहीं होगा, इसका आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। और बेटा इसको हम देखते हैं कौन से पेज से पिक किया सीबीएसई ने, पेज नंबर 29। मैं खोल के आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। हेडिंग से, डॉक्यूमेंट की हेडिंग से ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाता है फ्रॉम दी हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स फीचर ऑफ ओपन ऑफिस राइटर और एनी वर्ड प्रोसेसर। सो द आंसर इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। इंडेक्स बना देता है आपको ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को देखकर, आपको मैन्युअली नहीं बनाना पड़ता। वेरी यूजफुल फीचर बेटा। पार्ट 3 पर बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इज डैश कैरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट इन डीबीएमएस। यहाँ एक डिस्क्रिपेंसी आई है, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है डिस्क्रिपेंसी। इसका आंसर है 50। ठीक, पेज नंबर है 133। तो आपके स्टडी मटेरियल में चलते हैं, डीबीएमएस से है 133। इसमें पहले क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप की डिफॉल्ट लेंथ इन्होंने बोला है, टेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करते हैं बच्चे, ये रहा। बाय डिफॉल्ट लेंथ इज 10। ठीक है, बुक में 10 मेंशन है बेटा इस पेज नंबर पर, लेकिन मैंने ना यहाँ पर आपके लिए राइट खोला हुआ है एक सैम्पल डेटाबेस। और अगर मैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू करती हूँ यहाँ पर, और मान लो मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, टेक्स्ट वैरक्यार फील्ड टाइप, इसकी डिफॉल्ट लेंथ बच्चे 50 होती है, 10 नहीं होती, 50। तो आंसर सही है, जो मार्किंग स्कीम में आंसर आया ना, दैट इज करेक्ट। What is incorrect, however, is what they have mentioned here in the this thing book, जो आपकी स्टडी मटेरियल है। इसका आंसर है 50। डिफॉल्ट लेंथ 50 है, मार्किंग स्कीम में बिल्कुल ठीक करा है। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मान लो आपने एक लेंथ, एक ऐसी फील्ड बनाई जो कैर टाइप की है, मान लो आपको यहाँ पे नेम स्टोर करना है यूजर का, तो बाई डिफॉल्ट लेंथ यानी कितने बड़ा नाम आ सकता है इसके अंदर, डिफॉल्ट लेंथ दी हुई है 50, जो खुद से आती है। ठीक है, आप चाहो तो छोटा नेम स्टोर करना है, आप यहाँ से इसे बदल के 30 कर सकते हो बेटा, लेकिन डिफॉल्ट मैक्सिमम टेक्स्ट परमिटेड इन दिस फील्ड बाई डिफॉल्ट इज 50 एंड नॉट 10 एज मेंशन्ड इन योर स्टडी मटेरियल। इसका डिटेल्ड वीडियो भी चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है 50 बेटा। ठीक, सो आंसर नंबर 4, डिस्क्रिपेंसी मार्किंग स्कीम में नहीं है, डिस्क्रिपेंसी आपके टेक्स्ट कंटेंट में, मतलब स्टडी मटेरियल में। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। आजकल ये सबसे बड़ा इशू है, स्पेशली जब हमने ये पैंडेमिक टाइम देखा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं वो तो हमें पता है, क्या नहीं करना चाहिए वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको इसमें से क्या है जो अप्लाई नहीं होता? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बिल्कुल ठीक है ना, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, नो जंक फूड, नथिंग, होम कुक फ्रेश फूड। स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए, बिल्कुल, योगा से कीजिए, मेडिटेशन से कीजिए, एक्सरसाइज से कीजिए, हॉबीज के थ्रू कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज, ऑब्वियसली वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली फिट रहिए, जिमिंग कीजिए, ये सब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं। ठीक, लेस स्लीप, ये इसका हेल्दी लाइफस्टाइल को इंक्लूड नहीं करता। हेल्दी लाइफस्टाइल says at least 8 hours of sound sleep you should take at a stretch. If not possible, तो 6 to 7 hours sound sleep plus little bit of rest even during the daytime in the afternoon. So less sleep is not a part of healthy lifestyle. ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बेटा कौन से पेज पर है, 211 पेज पर बच्चे। सो 211 पेज पर अगर मैं आपको ले चलूँ और देखें हेल्दी लिविंग, ठीक, यूनिट 4 से है ये, वेब एप्लीकेशन से, ये रहा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हेल्दी माइंड है, गोल सेटिंग है और साउंड स्लीप है, जिसको उन्होंने क्वेश्चन में चेंज करके कर दिया है लेस स्लीप। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पर मूव करते हैं। इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब एफटीपी और टेलनेट। वेब एफटीपी और टेलनेट, कौन से आइकन पर आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में?
ठीक है, ब्राउजर पर, हाइपरलिंक पर, इंटरनेट पर या मेल एंड न्यूज़ पर। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका इंटरनेट और पेज नंबर 79 पर। ये आपको एक्सप्लेन्ड है। मैं पेज 79 पर आपको लेकर चलती हूँ। वर्किंग विद हाइपरलिंक्स, ये हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आ जाता है बेटा, ये रहा। और इसमें ना यहाँ पर भी एक छोटा सा जो उन्होंने 78 पेज दिया है ना यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली पेज नंबर 80। ओके, सो पेज नंबर 80 पर ये हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट है। और अगर आप इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आइकन पर, तो आपको वेब, एफटीपी और टेलनेट टाइप का हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। फाइन, सो पेज 80 पर जाना है आपको इसके लिए, और इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट। ठीक बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा that you want your formula to calculate। ऑब्वियस सी बात है, ये कैल्क से क्वेश्चन है, ये वेब एप्लीकेशन से था बच्चे। सॉरी, ये था आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, किससे था आपका, स्प्रेडशीट से, यानी कैल्क से था। ये वाला वेब एप्लीकेशन से था। ये वाला आपका डीबीएमएस से था। ठीक है, ये राइटर से था और ये वेब एप्लीकेशन। सो लास्ट पार्ट देखते हैं कहाँ से है, अगेन फ्रॉम कैल्क। डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट पे रेंज ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू अगर आप एक फॉर्मूला अप्लाई करो तो फॉर्मूला अपनी वैल्यूज को कहाँ से लेगा। इसका आंसर है बच्चे सेल रेफरेंस। ओके, सेल रेफरेंस, सेल्स की आइडेंटिटी क्या है, रेंज ऑफ सेल्स बनाते हो तो भाई सोर्स से टारगेट सेल तक का जितने उस रेंज में आ रहे हैं वो, या एक सिंगल सेल है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका रो नंबर, उसका रो लेटर क्या है, उसका कॉलम नंबर क्या है, ये सारे आपके इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। मार्किंग स्कीम में चेक करते हैं। दिस इज पेज नंबर 75 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आई टेक यू देयर क्विकली। पेज नंबर 75 पर अ सेल रेफरेंस रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स, बिल्कुल सेम यहाँ से उठाया हुआ है, दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट। है ना, देखो ये आपके कॉलम लेटर्स हैं और ये आपके रो नंबर्स हैं। सो सेल रेफरेंस क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस क्या होगा, A12। ठीक है ना, तो ये आपका सेल रेफरेंस इसको कहा जाता है बेटा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। This is the last question of section A, in which again 6 questions will be there and you have to answer any 5. Each correct question will fetch you 1 mark. टोटल मार्क्स हैं इसके 5। अटेम्प्ट कीजिएगा करेक्ट ऑर्डर में। सीबीएसई हैज रिक्वेस्टेड यू, इंस्ट्रक्शंस में भी गिवन है कि आप इसको करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 पर आते हैं। आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। कौन से मोड में, डीबीएमएस है, आप स्ट्रक्चर को डेटा को मॉडिफाई करते हो ना, तो वो डेटा शीट व्यू होती है। स्ट्रक्चर व्यू कुछ होता नहीं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। तो टेबल का स्ट्रक्चर अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप डिजाइन व्यू में जाओगे बेटा। ठीक, बढ़ते हैं पेज नंबर 132 पर। इसका आंसर है पेज नंबर 132 पर डिजाइन व्यू में। मैं दिखा देती हूँ आपको बेटा। अगर टेबल का आपको एडिट करना है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो आप कहाँ पे मूव करोगे, टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज यानी टेबल स्ट्रक्चर, यू इन डिजाइन व्यू हैज टू बी चेंज्ड। ठीक है ना, सो आप डिजाइन व्यू में एडिटिंग करते हो, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, डेटा शीट व्यू जो होती है दैट इज फॉर चेंजिंग द कंटेंट, टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है तो डिजाइन व्यू। पार्ट नंबर 2, BSNL स्टैंड्स फॉर, ये वेब एप्लीकेशन से फुल फॉर्म्स की डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पर, आई विल शेयर द लिंक। इसका जो फुल फॉर्म है BSNL, अगेन इट्स टेलीकॉम कंपनी, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसका फुल फॉर्म है बेटा भारत संचार निगम लिमिटेड। फाइन, देख लेते हैं आंसर कहाँ है, कौन से पेज पर है, 171 की। आप सबको ये आंसर तो पता ही होगा क्योंकि BSNL की सर्विसेज हम लोग बहुत लेते हैं, है ना। सो 171 पर ये आ गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में। उससे ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर इस जगह सर्विस प्रोवाइडर्स में ये आ गया BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइजेज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। कैल्क से बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली बता रहा है डेटा कंसोलिडेशन। ये कैल्क का एक फीचर है जिसमें मल्टीपल वर्कशीट्स या वर्कबुक से डेटा लेकर उसे एक सिंगल वर्कशीट पर कंबाइन कर दिया जाता है, जहाँ पे अपडेशंस भी आसान होती हैं। इसको बोला जाता है डेटा कंसोलिडेशन। बेटा पेज नंबर चेक करते हैं, 61 आपके स्टडी मटेरियल के 61 पेज नंबर पर है। सी
It gather together data from separate worksheets into a master worksheet that you can update here. Dash function takes data from a series of worksheets or workbooks and summarizes it into a single worksheet that can be updated easily, directly picked up from your book. The answer is data consolidation. Let's move to part 4. Dash store data in a single table which is suitable to store less amount of data. सिंगल टेबल DBMS का क्वेश्चन है बेटा, आंसर है इसका फ्लैट फाइल. रिलेशनल होता है जब ज़्यादा डेटा होता है, मोर अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जिसे आप मल्टीपल टेबल्स में एटलीस्ट 2 और मोर टेबल्स में सेव करते हो. मिनी फाइल कुछ नहीं होता. सिंगल फाइल इसे नहीं कहा जाता. इसका आंसर है फ्लैट फाइल. देख लेते हैं पेज नंबर 108 मार्किंग स्कीम से. लेट्स मूव टू 108 पेज नंबर. और यहाँ पर दोनों गिवन होंगे आपके. ये रहा फ्लैट फाइल, सिंगल टेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा. फाइन. सो ये आपका फ्लैट फाइल हो गया. DBMS से आंसर था. पार्ट नंबर 5. इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट, राइटर से आ गया, डैश लेवल ऑफ हेडिंग्स. वर्ड प्रोसेसर इवेलुएट्स डैश लेवल ऑफ हेडिंग्स व्हेन इट बिल्ड्स अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. अभी हमने पढ़ा था ना, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग्स को देख के ऑटोमेटिकली बन जाता है एक डॉक्यूमेंट की. तो कितनी हेडिंग्स को वो इवेलुएट कर सकता है? देखो, राइटर इवेलुएट करता है बेटा 10 हेडिंग्स को, राइटर, ठीक है ना. और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो इवेल्युएट करता है 3. तो आपके कोर्स में देखो दोनों आंसर्स को बोर्ड ने ठीक माना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग MS वर्ड के अकॉर्डिंग आंसर कर दें, कुछ राइटर के अकॉर्डिंग आंसर कर दे. तो उन्होंने कहा 3 एज पर MS वर्ड एंड 10 एज पर लिब्रे एंड ओपन ऑफिस राइटर. पेज नंबर 31 दिया हुआ है. और लेट मी जस्ट टेक यू देयर. सो देखते हैं कहाँ पर गिवन है. Here, by default, writer evaluates 10 levels of headings when it builds a table of content. And now we are to the last part of question number 5 and section A. In Dash networks, all computers have equal status and every terminal has an equally competent CPU. So man और LAN तो उसका आंसर, वैन आंसर नहीं, क्योंकि ये तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं. क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है, क्लाइंट्स उससे लेस कॉम्पिटेंट होते हैं. क्लाइंट सर्वर की फीचर्स को यूज करते हैं. दिस इज peer to peer आर्किटेक्चर. दिस इज द आंसर, ठीक है ना. दिस इज P2P आर्किटेक्चर. जहाँ पर पेज नंबर चेक कर लेते हैं कहाँ पर है बेटा इसका. 169 पेज पर. आई टेक यू देयर. ये भी आपका वेब एप्लीकेशन से चैप्टर है. नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, P2P, peer-to-peer architecture, networks in which each computer, मतलब all computers have equal status and have an equally competent CPU. Each terminal has an equally competent CPU. They are known as peer-to-peer. This is known as peer-to-peer network. The answer is part number D. So this brings me to the end of this सेक्शन ए एक्सप्लेनेशन. आप देख रहे हो कितना इन डेप्थ था ये, कितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल से इसको पिक किया गया बेटा. और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बुक को अच्छे से रीड कीजिए. और पार्ट 1 के सेक्शन, पार्ट 1 में जो हमने अब सेक्शन ए डिस्कस किया, पार्ट 2 में मैं सेक्शन बी को पार्शली डिस्कस करूँगी. और पार्ट 3 में फिर मैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी. इस वीडियो को देख लीजिएगा. आई विल बी एट माई बेस्ट कि मैं अपना एक सैम्पल पेपर भी आपको प्रैक्टिस के लिए दूँ, ठीक है. इसको देखकर ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो. वंस अगेन आई अपोलोजाइज़ कि मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, बट सैम्पल पेपर तक की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करते हुए कि मुझे आपकी और हेल्प करनी चाहिए थी. जितनी कर पाऊँगी बेटा मैं ज़रूर करूँगी. मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा. कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछना. वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और जितना पॉसिबल हो इसको शेयर करना. सो टिल वी मीट अगेन, मैंने लिख दिया हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बोर्ड्स 2023 आपके लिए बहुत बहुत विक्टोरियस होंगे. थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय.